नमस्कारम। आज चौथा सेमेस्टर द्वितीय वर्ष छात्राओं के लिए मैं पैंडेमिक मोमेंट में क्वेश्चन पेपर 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर और कितने प्रश्न आते हैं, पेपर कैसा होता है, एक बार देखेंगे। हिंदी 4th सेमेस्टर एग्ज़ाम मॉडल क्वेश्चन पेपर, समय 2 घंटा, अंक 80। निम्नलिखित निबंधात्मक प्रश्नों में उत्तर दीजिए। टोटल 4 क्वेश्चंस लिखना पड़ता है। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है। 4 प्रश्न लिखना पड़ता है, 4 आंसर लिखना पड़ता है। इसमें पूरा 4 प्रश्न दिया गया है। 4 प्रश्नों में से प्रथम प्रश्न में 2 प्रश्न दिए, 2 में से 1 प्रश्न का जवाब लिखना, और दूसरा प्रश्न में भी 2 प्रश्न है, 2 में से 1 लिखना। तीसरा प्रश्न में भी आपको 2 प्रश्न दिया गया है, उसमें से 1 लिखना। चौथे प्रश्न में भी 2 प्रश्न हैं, उसमें से आपको 1 लिखना पड़ता है। मतलब इसका अर्थ होता है कि पूरे 8 प्रश्न दिए गए हैं आपको। 8 प्रश्न में से 4 प्रश्नों की जवाब आप लिखना पड़ता है आपको। प्रति प्रश्न 20 अंक का प्रश्न दिया जाता है, अर्थात सारांशयुक्त निबंधात्मक जवाब लिखना पड़ता है आपको। 20 अंक के बराबर जवाब लिखना पड़ता है। इसमें उदाहरण के लिए हमारा जो मादिरी प्रश्न पत्र में आपको फर्स्ट प्रश्न में प्रथम प्रश्न में पठित दोहों के आधार पर बिहारी लाल का साहित्यिक परिचय दीजिए, या पठित दोहों के आधार पर रहीम की काव्य कला पर प्रकाश डालिए। काव्य कला पर प्रकाश डालिए मतलब रहीम जी के जीवन परिचय के बारे में लिखना, और उनकी भाषा क्या है वो ही लिखना पड़ता है आपको। और रहीम जी के 2-3 दोहों को सारांश कैसा भी आप पढ़ के रखते हैं ना, उन दोहों का सारांश देखे तो हमको वो प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है कि हमको हमारे चौथे सेमेस्टर में 2 ही पाठ हैं। प्राचीन पद्य भाग में रहीम के दोहे हैं और बिहारी के दोहे हैं। फिर आपको रहीम जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़कर रख लो, और बिहारी लाल के जीवन परिचय के बारे में भी पढ़ लो। उनके 3 दोहे और रहीम जी के 3 दोहे का सारांश भी पढ़ के रख लेना। आपको ऑप्शन के रूप में 2 में से आपको रहीम के दोहे लिख सकते हैं खाली, नहीं तो परिचय लिख सकते हैं। बिहारी के दोहे लिख सकते हैं, नहीं तो उनका परिचय आप ऑप्शन के रूप में आप चुनकर लिख सकते हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि आप बिहारी लाल के दोहे परिचय पढ़ना और रहीम जी के दोहे परिचय पढ़ना पड़ता है। फिर दूसरा प्रश्न, भगवान बुद्ध के प्रति कविता की विषय वस्तु विस्तार में लिखिए, अथवा कलम और तलवार कविता का सारांश और विशेषता लिखिए। पूरे आप हमारे चौथा सेमेस्टर में हमको पूरे लेसन्स में, पूरे पार्ट में
प्राचीन पद्य भाग में 2 पाठ हैं, रहीम के दोहे, बिहारी के दोहे। और नवीन पद्य भाग के रूप में आपको भगवान बुद्ध के प्रति कलम और तलवार, तू क्यों बैठ गया है पद पर, 3 कविताएं हैं। 3 कविताओं के सारांश पढ़ लेना और रहीम के दोहे, बिहारी के दोहे और उनके कवि परिचय के बारे में भी पढ़ लेना। इधर आप भगवान बुद्ध के प्रति सारांश पूरी तरह से संपूर्णतया पढ़कर रख लेने पर आप और उनके भगवान बुद्ध के प्रति कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का छोटा सा परिचय और कविता का सारांश पढ़ के रखने पर, प्रश्न किस तरह का भी पूछने पर आप लिख सकते हैं। किस तरह का जो घुमा फिरा कर प्रश्न पूछने पर भी आप लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार। सारांश लिखो बोले तो सारांश लिख सकते हैं, मगर कविता का जो विशेषता लिखो बोले तो आप कविता में कवि क्या बोलना चाहते हैं वह विशेषता को प्रमुख रूप में लिख सकते हैं। उस तरह का विषय वस्तु, भगवान बुद्ध के प्रति विषय वस्तु मतलब उस शीर्षक में ही हमको पता चला जाता है कि शीर्षक क्या है कि भगवान बुद्ध के प्रति बुद्धुड़ी గుణों को जो బుద్ధుడి యొక్క గుణగణాలను బుద్ధుడి యొక్క జీవనాన్ని చూసి మనం మన జీవితంలో అన్వయించుకోవాలి। उस तरह का जो विषय हमको प्राप्त होता है भगवान बुद्ध के प्रति विषय वस्तु क्या है कि भगवान बुद्ध से जो बोधित अंशों को, अच्छे विषयों को हम हमारे जीवन में इस्तेमाल करना पड़ता है। हमारे जीवन में उसका जो अनुकरण करना पड़ता है। कलम और तलवार सारांश और विशेषता लिखिए बोले तो इजीली लिख सकते हैं हम आसानी से। कलम और तलवार के कवि रामदास सिंह दिनकर जी के जो थोड़ा सा कवि परिचय ले लो, और कलम और तलवार शीर्षक का जो विशेषता बताओ, मतलब कलम का अर्थ क्या होता है, तलवार का अर्थ क्या होता है। फिर दोनों से जो कंपैरिजन भी करना, जो मेल झोल भी करना कलम का और तलवार का। फिर कलम से क्या कर सकते हैं, तलवार से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अंत में जो हमारे कविता में कविता का सारांश लिखना पड़ता है। कलम और तलवार से हम क्या क्या कर सकते हैं, उस तरह का कलम और तलवार सारांश कैसा भी पूछने पर भी आप अच्छा हर एक अंश को लेकर प्रति विषय को आप लोग बिना टालते हुए लिखना पड़ता है जो कविता में बताया गया है। वैसे ही तीसरा प्रश्न, रीति काल की प्रवृत्तियों पर विस्तार से लेख लिखिए। रीति काल, हम इससे पहले से ही हम इस पर बहुत महत्व दे रहे हैं इन प्रश्नों पर। कैसा भी करके मेरा जो रहीम प्राचीन पद्य भाग से 2 पढ़ लेना, 2 ही है 2 पढ़ लेना, 3 कविताओं से 2 पढ़ लेना, और 2 ही है हमारा जो साहित्य की विधा के रूप में हम रीतिकाल और आधुनिक काल 2 परिस्थितियां हैं। इसलिए रीतिकाल आधुनिक काल कैसा भी पढ़ना पड़ता है। रीतिकाल की परिस्थितियों के बारे में बोलिए, ऐसा बोल सकते हैं प्रश्न, नहीं तो रीतिकाल के कवियों के बारे में, नहीं तो रीतिकाल के काव्य परंपरा क्या होता है और रीतिकाल के बारे में समझाइए, ऐसा भी बोल सकते हैं। इस तरह का हम रीतिकाल के बारे में बोल सकते हैं। आधुनिक काल की परिस्थितियां और प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। फिर सेम वैसे ही आधुनिक काल के बारे में भी, आधुनिक काल क्या होता है,
आधुनिक काल में कवियों किन कवियों की जो प्रामुख्यता है, किस तरह का जो साहित्य की विधा लिखा गया है और किन किन कवि हुए हैं, आधुनिक काल की परिस्थितियाँ किस तरह का होता है, ये पूरा हम लिख सकते हैं। अंक 20 साधारण। चौथे प्रश्न में आपको साधारण निबंध दिया गया है। पर्यावरण और प्रदूषण विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण और प्रदूषण पर निबंध लिखना। विद्यार्थी और अनुशासन विषय पर निबंध लिखना। ये बहुत आजकल हमारे समाज में ये महत्वपूर्ण विषय के बारे में हमारे सामने है। पर्यावरण और प्रदूषण विषय, विद्यार्थी अनुशासन का विषय आम बात है बहुत। हम इन विषयों को सामना कर रहे हैं, आजकल प्रदूषण की सामना कर रहे हैं और विद्यार्थी किस तरह का जो बुरे संगत में पढ़कर समय की मूल्यता को नहीं पहचानते हुए किस तरह का बिगड़ते जा रहे हैं, अपने जीवन को किस तरह का विनाश के रास्ते की ओर लेके जा रहे हैं, इन विषयों को हम अच्छी तरह जानते हैं। लड़कियां और लड़के किस तरह का इस समाज में अपने जीवन की जो उन्नति को पा सकते हैं, अपने अपने परिवारों की परवरिश ध्यान किस तरह का कर सकते हैं, हम अपने जीवन को किस तरह का सार्थक और उन्नति की ओर ले जा सकते हैं, इन विषयों के बारे में इन विषयों पर हम विजय प्राप्त करना चाहे तो प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन की आवश्यकता रहता है। इसलिए हम पर्यावरण के बारे में निबंध लिखना पड़ता है और विद्यार्थी अनुशासन के बारे में भी निबंध लिख सकते हैं। ये आम विषयों के बारे में आपको 2 में से 1 का निबंध लिखना पड़ता है। इस तरह का आप लिख सकते हैं। हमारा जो इस पैंडमिक सिचुएशन में 2 घंटे का प्रश्नावली रहता है। आप बिना समय बर्बाद करते हुए दिए गए प्रश्नों को क्षुण्ण रूप से पढ़कर जिस प्रश्न आपको आसानी लगता है उस प्रश्न से आप जवाब लिखना प्रारंभ कीजिए और समय को नष्ट नहीं करना, इधर उधर देखते हुए समय को बर्बाद करते हुए प्रश्न को लिखना नहीं भूलनी चाहिए। आपको जिस प्रश्न आसानी से अच्छी तरह आ जाता है उससे शुरू कीजिए, प्रारंभ कीजिए और अंत तक सभी प्रश्नों को आप लिखने की कोशिश कीजिए। जो मैं आपको नुस्खे बता दिया ना, ट्रिक्स बता दिया ना, पूरे लेसन में से आधे से ऊपर पढ़ना और जो पढ़े हुए पाठों को भी अच्छी तरह मन में रख लेना। एक कहानी जैसा जो चिट चाट को हम किस तरह का जो माइंड में रखते हैं, उसी तरह का एक कहानी को सुनने के बाद हम किस तरह का माइंड में रखते हैं, उस विषय पर हम ध्यान किस तरह का रखते हैं, उसी तरह का जो सुने हुए पाठों को, सारांशों को मन में रखकर अब एक प्रिजर्वेशन जैसा, प्रिजर्वेटिव से भी बढ़कर रहता है हमारा दिमाग। बहुत कंप्यूटर से भी हजारों % अधिक तेजी से काम करता है जो मनुष्य का दिमाग। इसलिए उसको सही तरह से, सही तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए। ये परीक्षा समय में आप कुछ परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है, अशांति में मन को चिंतित में नहीं रखने की ज़रूरत है। आप प्रशांत युक्त मन से
जो एक टाइम टेबल समय सारिणी को बना लो। उस समय सारिणी के अनुसार आप पूरे आपके जो विषयों पर मतलब सब्जेक्ट्सों का प्रश्नावली प्रश्न पत्रों को अच्छी तरह का परख के एक एक सब्जेक्ट को एक एक प्रश्न को आप एक क्रमानुसार पढ़कर माइंड में रखकर आप परीक्षा लिखिएगा, तब आप ज़रूर कामयाबी पा सकते हैं। इस तरह का जो हमारा चौथे सेमेस्टर में हिंदी प्रश्नावली, अंक, समय, इसको मन में रखते हुए आप पाठों को पढ़ना शुरू कीजिएगा। आप ज़रूर सफलीकृत हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहो।